मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं गोधूली भाग 2 से पाठ 9 आविन्यों, जो हमारे साहित्यकार अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित निबंध के रूप में आया है, जिसके बारे में बच्चे मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे बच्चे इस निबंध के बारे में ज़रूर समझने का प्रयास करेंगे। बच्चे, यह निबंध जो है आविन्यों पाठ 9, जो हमारे अशोक वाजपेयी द्वारा ललित रचना के रूप में लिपिबद्ध है। यहाँ पर जो आविन्यों है, जो शीर्षक, वह दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ईसाई मठ है जिसके बारे में लेखक वहाँ पर गया है और वहाँ के हर वातावरण में पल करके वहाँ पर जो चीज़ देखा है उसी का वर्णन उन्होंने ललित रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है हमारे लेखक। आइए बच्चे, ये ललित रचना कभी कभी पूछता है परीक्षा में कि आविन्यों किस प्रकार की रचना है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। बार बार संकेत दे रहे हैं, बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि कभी भी बच्चे हमारे पाठ्य पुस्तक उठाएं तो ज़रूर एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक में शुरू में जो हमारा अनुक्रमणिका के रूप में सीरियल नंबर से पाठ का नाम, कवि का नाम, लेखक का नाम, विधा का नाम दिया है, तो ज़रूर हमारे बच्चे एक बार उसको देखते रहें। कभी भी उठते बैठते खाते पीते कभी भी पढ़ें तो पढ़ने से पहले उसको देख लें, और उसमें परीक्षा की दृष्टि से 100वां हिस्सा का 50%, 40% केवल कवि लेखक के रचनाओं से, विधाओं से, उनके माता पिता, जन्म, निधन आदि वगैरह से प्रश्न पूछ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जरूर अभी टेस्ट परीक्षा हुआ है, एक बार जरूर उसको 100 पेपर जो वस्तुनिष्ठ आया है, क्रम संख्या वस्तुनिष्ठ 1 से लेकर 100 तक, उसमें से बच्चों को 50 विकल्प चुनना है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमारे बच्चे 50 विकल्प यदि सही चुन लिए तो 50 में 50 नंबर जरूर पा सकते हैं। और 50 नंबर 100 का पूरा अंक है। हमें आशा है कि यदि हमारे बच्चों की दृष्टि यदि उस पर रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे 95 नंबर, 92 नंबर पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? जब 50 ऑप्शन हमारा सही बच्चों का हो गया तो 50 में लिखित है बेटा 20 नंबर का अपठित गद्यांश है, और 10 नंबर का निबंध है, 5 नंबर का पत्र है। कुल मिलाकर 35 नंबर का तेरे पाठ जो पेपर मिलेगा उसी से है, और 15 नंबर, केवल 5 नंबर हमारे वर्णिका से आएंगे, और 5 नंबर गद्य शैली से और पद्य शैली से। हमारे बच्चे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मन लगाकर जरूर पढ़ना बेटा। हाँ, चलिए, ये ललित रचना, ललित का मतलब सुंदर होता है और रचना का मतलब बनावट। इन्होंने जो आविन्यों दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, तो ललित रचना के माध्यम से ये लिखा है। और यह निबंध उनके पाठ आविन्यों नामक गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से संकलित है। आविन्यों, ये ध्यान देना है, ये जरूर हर पाठ में कहीं न कहीं देता है। जैसे मछली कहानी किससे लिया गया है, हिरोशिमा किससे संबंधित है,
तो हमारे बच्चों को यहाँ पर ध्यान देना है बेटा कि यह निबंध उनके पाठ आविन्यो नामक गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से संकलित है। चलिए बच्चे, इतना तो मैंने थोड़ा शीर्षक के माध्यम से परिचय बताया। अब हमारा जो है ललित रचना, हमारा निबंध शुरू हम करने जा रहे हैं। हमारे बच्चे ज़रूर ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखते रहेंगे और उसके बारे में समझ लेंगे तो निश्चित है कि उससे प्रश्न जो भी पूछे जाएंगे हमारे बच्चे संतोषप्रद उन प्रश्नों को हल कर सकेंगे। चलिए बेटा, तब लेखक बता रहा है कि लगभग 10 बरस पहली बार मैं आविन्यो गया था, हमारे अशोक वाजपेयी द्वारा। और दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है जहां कभी भी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। लेखक बता रहा है कि मैं फ्रांस गया था और वहीं पर आविन्यो जो है वहाँ प्रत्येक वर्ष जो है वहाँ पर रंग समारोह हुआ करता है। उस बरस वहाँ भारत केंद्र था और पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था। चलिए, लेखक को बुलाया गया था, लेखक वहाँ पर पहुँचा है। पत्थरों की एक खदान में आविन्यो से कुछ किलोमीटर दूर वह भव्य प्रस्तुति हुई थी। सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक कुछ दिनों और ठहरा रहा था। कुमार गंधर्व आए थे। कुमार गंधर्व जो हमारे शास्त्रीय संगीत की प्रणेता भी रहे हैं और हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर कुमार गंधर्व भी आए हैं थे और उनके एक अर्क बिशप के पुराने आवास के बड़े से आंगन में उन्होंने गाया था। एक बंदिश भी याद है, बंदिश जो रागों का तालमेल है, रागों से संबंधित है। द्रुम द्रुम लता लता। इस समारोह के दौरान वहाँ के अनेक चर्च, जहाँ पर गिरजाघर और पुराने स्थान रंगस्थलियों में बदल जाते हैं। लेखक आविन्यो के बारे में बता रहा है, उसके परिचय के बारे में प्रस्तुत कर रहा है। मेरे बच्चों ध्यान देना। आइए बेटा, अब आगे लेखक बता रहा है कि रोन नदी के दूसरी ओर आविन्यो और एक हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। नाम है विल्नो ल आविन्यो, अर्थात आविन्यो का नया गांव, या शायद कहना चाहिए नई बस्ती। आविन्यो का नया गांव या नई बस्ती कभी कभी पूछ देता है, हमारे बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं बेटा। वहाँ दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। उसी में कार्थूसियन जो है संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना जिसका नाम है ला सत्रूज। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है आज भी, और जो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था। बेटा, क्रांति होने पर इस स्थान और उसी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया और उसमें रहने लगे। इस सदी की शुरुआत में तो ला सत्रूज को जीर्णोद्धार माने पुनः बनाने के लिए शुरुआत हुई और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों के वापस खरीदकर उनका बहुत संवेदनशील और सुघर जीर्णोद्धार कर उन्हें था संभव पहले जैसा करने की सफल कोशिश की गई। वहाँ पर बनाया गया उसे भव्य रूप में इमारत को, और उसे एक संक्षिप्त स्मारक बनाए रखकर भी उसे एक कला केंद्र की स्थापित की गई, जहां आविन्यो हमारे जगह है। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और रेखन से जुड़ा हुआ है। रंगकर्मी और रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहाँ पर आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स रहने वाला जहाँ जगह है, कुछ अवधि के लिए रह करके सारा समय अपना रचनात्मक कामों में बिताते हैं। लोग वहाँ पर आते हैं
और सुंदर सुंदर रचना का वर्णन कर कर कार्य को कर कर अपना समय बिताते हैं। दो दो कमरों के चैम्बर सुसज्जित हैं, वहाँ पर व्यवस्था किया गया है अविन्यों में, और उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है, पर सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहान घर भी बनाया गया है जो हमारे सैलानी जाते हैं। एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी है और चैम्बरों के मुख्य द्वार पर कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं, पर पीछे आंगन भी है और पिछवाड़े एक दरवाज़ा भी है। वहाँ का वातावरण को लेकर, वहाँ के दृश्य को देखकर हमारे लेखक बता रहा है कि किस तरह मैं जब गया था अविन्यो तो वहाँ की बनावट कैसी है, उसका सुंदर चित्रण अपने शब्दों में कर रहा है हमारे लेखक अर्थात अशोक वाजपेयी द्वारा। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है। वहाँ पर जो भी हमारे जाते हैं वहाँ की सरकार जो है भोजन करने की व्यवस्था बनाई है। बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से जहाँ चाहे वह अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर। और बता रहा है लेखक कि वहाँ दिन में औसतन माने हम लोग जान सकते हैं कि 50 से एक सैलानी यह देखने के लिए जगह आते हैं। सैलानी जो पर्यटक के रूप में आते हैं इस अविन्यों को देखने के लिए, जो हमारे आते हैं पर्यटक लोग, उसी को सैलानी का संज्ञा हमारे लेखक ने दिया है मेरे प्यारे बच्चों। और अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान है। वहाँ पर ऐसा स्थान जहाँ किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं, बिल्कुल शांत एकाचित वातावरण है, ऐसा जगह का नाम है अविन्यो। और आगे हमारे लेखक अशोक वाजपेयी द्वारा ये ललित रचना के माध्यम से लेखक हमें प्रस्तुत करते हुए बता रहा है कि विल्नो एक छोटा सा गांव है जहां एक पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर और एक कब्रगाह और कई रेस्तरां और बार आदि हैं। अविन्यो और आसपास के अन्य शहरों कस्बों से बस व्यवस्था भी सुलभ है। वहां बस के द्वारा हम अविन्यो के जगह पर जा सकते हैं। फ्रेंच सरकार ने के सौजन्य से लास शत्रुज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था। लेखक बता रहे हैं कि उन्हें आमंत्रण किया गया था, तब नहीं जा पाया था। यूँ अवधि तक 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था। सो कवि यहाँ पर लेखक बता रहा है कि कुछ 19 दिन वहाँ रहा और 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक वहाँ पर अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टिप्स भर भी ले गया था। ये प्रश्न में आता है बच्चे, जरूर ध्यान देना कि अविन्यो जब लेखक गया था तो अपने साथ में क्या लेकर गया था। तो यही है कि हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और संगीत के कुछ टिप्स भी ले गया था। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्राय कुछ और करने की कोई व्यवस्था न होने का जीवन में यह पहला ही अवसर था। इतने निपट एकांत में रहने का भी कोई अनुभव नहीं था। कुल 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी गई। वहाँ पर प्रश्न में दिया है बच्चे, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ललित रचना, तो बीच बीच में इसी से प्रश्न बन करके आते हैं कि 35 कविताएं, कुल 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी थी हमारे साहित्यकार जो हैं अशोक वाजपेयी। अविन्यो के बारे में फिर लेखक बता रहा है कि अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। पिकासो बहुत बड़ा हमारे आर्ट कला के लिए, बहुत बड़ा चित्रांकन के लिए मशहूर था, जिसका नाम आया है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादेमोजेल द अविन्यो उसकी। और कभी अति यथार्थवादी कवित्री आंद्रे ब्रेता, रेनेसा और पाल एलुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं अविन्यो के साथ रहकर लिखी थी। ला शत्रुज के निदेशक ने
जब इस पुस्तक की सामग्री देखी थी तो उन्हें इतनी अल्पावधि में इतने काम पर अचरज हुआ था। अचरज मुझे भी कम नहीं है। वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान दिन और रातें थी, भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई। यह पुस्तक उन सबकी स्मृति का दस्तावेज है। अविन्यों को उसी के एक मठ में रहकर लिखी गई कवि प्रणति भी है। हर जगह हम कुछ पाते और बहुत सा गवाते भी हैं। लास्ट चतुर्थ में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मेरे मन में है, हमारे लेखक बता रहा है, और जो गवाया उसकी गहरी पीड़ा भी है। वहाँ पर एक दृश्य है जो कविता के माध्यम से वहाँ पर लिखी गई है। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। धीरज से रेसा रेसा झीलते हुए, सीरा सीरा झीलते हुए प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर। और आगे एक कविता के माध्यम से हमारे शीर्षक वहाँ के लिखा गया है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। किस किस तरह से ये पत्थर अपने परिचय दे रहे हैं। और एक जगह और हमारे लेखक ने लिखा है, नदी के किनारे भी नदी है, नदी के किनारे भी नदी है। यहाँ पर इसी के पास जो है रोन नदी है, और इस तरफ बिलनौ और दूसरी ओर अविन्यो। अभी जो है वहाँ पर लेखक नदी के तट पर बैठ करके, हाँ, ऐसी नदी के सामने ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। उसमें न जाने कहाँ कहाँ से जलाकर मिलते हैं और विलीन होते हैं। कविता के बारे में ही लेखक बता रहा है कि एक कविता की पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है जैसी तुम कविता हो वैसी नदी हो। नदी और के किनारे भी नदी है, तो वहाँ पर लेखक इसकी समानता का वर्णन करते हुए इस निबंध के माध्यम से बताया है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ये हमारी सुंदर ललित रचना के माध्यम से हमारे लेखक जो हैं अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित निबंध के बारे में मैं बच्चे प्रस्तुत किया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यह निबंध जरूर पढ़िएगा, अपना अध्ययन करते रहिएगा, समझिएगा। धन्यवाद।